नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम्स बड़ी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारे मन में हमेशा ही या फिर कभी-कभी ये तो आता ही होगा कि हमारी शुरुआत कब से हुई थी। मतलब हमारी जो सबसे पहली जनरेशन थी वो कौन सी थी, सबसे पहले क्या होता होगा। मतलब हर टाइम हमारे मन में ये आता ही रहता है कि जिस भी चीज़ को हम देखते हैं तो उसको हम ऐसे सोचते हैं कि ये सबसे पहले किसने बनाई होगी। टेबल, कुर्सी और कोई भी चीज़ जो हमारे सामने आंखों के सामने होती है उसको हम एक बार तो ऐसा सोचते ही हैं कि ये किसने बनाई होगी, सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया होगा। तो हम उसी की शुरुआत के लिए भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विकसित सभ्यता को, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी का ही आज अध्ययन करने वाले हैं। लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब भारत में ऐसे शहर बस चुके थे जहां चौड़ी सड़कें थी, पक्की नालियां थी, शानदार मकान थे और एक सुनियोजित नगर व्यवस्था भी थी। आखिर ये सभ्यता कौन सी थी, इसकी खोज कैसे हुई और इसे दुनिया की महान सभ्यताओं में क्यों गिना जाता है। आज की जो क्लास है उसमें हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज जिस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इतनी सारी बातें जानते हैं, उसकी खोज अचानक ऐसे ही नहीं हुई है। इसके पीछे लगभग 70 वर्षों तक चले उत्खनन और अनेक पुरातत्वविदों की मेहनत छिपी हुई है। लेकिन सोचिए, अगर किसी किसान के खेत में कोई पुरानी मोहर निकल जाए तो क्या वह समझ पाएगा कि उसके नीचे कितने हजारों सालों पुरानी सभ्यता दबी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही कुछ हड़प्पा के साथ भी हुआ था। चलिए हम इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं। ठीक है, सन 1853 की बात है। उस समय ब्रिटिश इंजीनियर, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्हें वहाँ एक छोटी सी मुहर प्राप्त होती है जिसको इंग्लिश में सील कहते हैं। ठीक है, उस मोहर पर एक बेल बना हुआ था और उसके ऊपर 6 अक्षर लिखे हुए थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा चौंकाने की बात यह हुई कि इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मिलने के बाद भी कनिंघम उसके वास्तविक महत्व को समझ ही नहीं पाए। यानी इतिहास उनके सामने था लेकिन उसकी पहचान अभी बाकी थी। तो बताइए बच्चों, अगर उस समय कनिंघम इस मुहर का महत्व समझ जाते तो क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 तक चलती या फिर रुकती? यही इतिहास की सबसे रोचक बात है। अब प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तविक पहचान कब हुई थी? तो इसका आंसर हमें मिलता है कि सन 1921 ईस्वी में। इसी वर्ष भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में व्यवस्थित उत्खनन शुरू किया था और यहीं से पहली बार यह स्पष्ट हुआ था कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं है, बल्कि एक अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता थी। और उसी समय इतिहासकार राखलदास बनर्जी, जिनको आर.डी. बनर्जी शॉर्ट में कहते हैं, उन्होंने सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ कर दी थी। और इन दोनों विद्वानों के संयुक्त प्रयासों से, मिले जुले हुए प्रयासों से दुनिया को पहली बार पता चला था कि भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्ष पहले एक विकसित नगरीय सभ्यता मौजूद थी। अब एक प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं उत्खनन के बारे में। दोस्तों, 1921 के बाद खोज का सिलसिला यही नहीं रुका था। लगातार नए नए पुरातत्वविद इस कार्य से जुड़ते गए थे। 1931 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की बड़े पैमाने पर खुदाई हुई थी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध किया था कि यह विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। और 1938 में मेके ने उसी क्षेत्र में आगे खुदाई की। तो 1940 में एम.एस. वत्स, ठीक है, एम.एस. वत्स नाम है इनका, उन्होंने हड़प्पा में खुदाई करके इनके अनेक महत्वपूर्ण अवशेष खोजे थे। 1946 में बात करें तो सर मोर्टिमर व्हीलर ने वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन किया था। एक तो इनका नाम ही इतना अजीब है। ठीक है, तो इनका नाम है सर मोर्टिमर व्हीलर ने वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन किया था। उनकी खुदाई से हड़प्पा संस्कृति के बारे में कई नई जानकारियाँ प्राप्त की थी।
मान लीजिए आपके घर के नीचे कोई पुराना महल दबा हुआ है। पहला व्यक्ति केवल दरवाजा खोजता है, दूसरा व्यक्ति कमरे खोजता है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो इतना टैलेंटेड है, वो पूरा नक्शा ही बना देता है, पूरा नक्शा ही तैयार कर देता है। इसी प्रकार हर पुरातत्वविद ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया और आज हमारे सामने पूरी हड़प्पा सभ्यता का चित्र मौजूद है। स्वतंत्रता के बाद की खोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब भारत स्वतंत्र हो चुका था। ये जितनी भी खोजें हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ये सब भारत स्वतंत्र होने से पहले की थी, ठीक है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का दिन अभी समाप्त नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पुरातत्वविदों ने लगातार नए नए स्थानों की खोज शुरू की थी। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत में बंट गया था, तो ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो भी क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो फिर वह अपना अधिकार खुद करने लगे कि भाई अब तुम हड़प्पा की खोज के बारे में अपने खुद ऐसे नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, आप भारत में नहीं लिख सकते। अगर लिखना ही है तो भारत में नए नए क्षेत्र खोजो कि कौन कौन सी हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, ठीक है। तो फिर भारत में अलग अलग जगह पर और से खुदाई शुरू हो गई थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पुरातत्वविदों ने लगातार नए नए स्थानों की खोज शुरू की। भारत में सूरज बाण, M.K. दवलीकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर, R.S. विष्ट, ठीक है, जैसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों ने विशेष रूप से गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्खनन किए थे। इन खोजों से पता चला कि हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका विस्तार बहुत ही विशाल था। आगे हम पाकिस्तान में खोज के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में भी कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसमें F.A. खान ने मध्य सिंध घाटी में स्थित कोट दीजी की खुदाई की थी, और इसके बाद M.R. मुगल, ठीक है, इन्होंने हकरा संस्कृति और पूर्व हकरा संस्कृति पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। A.H. बानी है या दानी, ये मुझको थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में गांधार के कब्रों की खुदाई की थी। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पुरातत्वविदों ने भी इस सभ्यता पर महत्वपूर्ण खोज की थी, शोध किए थे। यानी हड़प्पा संस्कृति केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहासकारों की रुचि का विषय बन गई थी, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के अंत में फटाफट से क्विक रिवीजन मार लेते हैं। तो 1853 में क्या हुआ था, एक अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा की मोहर मिली थी। 1921 में क्या हुआ था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। 1931 में जॉन मोर्सेल ने खुदाई शुरू की। 1938 में मैके ने, 1940 में M.S. वत्स ने, और 1946 में मोर्टिमर व्हीलर ने। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद B.B. लाल, S.R. राव और R.S. बिष्ट, J.P. जोशी आदि कई जो पुरातत्वविद थे, इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट हमारा अब ये सवाल आता है कि क्या ये सभ्यता केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही सीमित थी या इसका विस्तार इससे भी कहीं अधिक था? आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। अभी क्या हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है? दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। आज हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उत्खनन और खोज का कार्य आज भी जारी है। यानी भविष्य में भी हमें नई नई जानकारियाँ मिल सकती है। सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि यह एक विकसित शहरी सभ्यता थी, लेकिन एक विषय पर आज भी मतभेद है। सरस्वती, घग्गर या फिर हकरा नदी की भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता का विकास सरस्वती के नदी के किनारे हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। यानी यह विषय आज भी शोध का विषय बना हुआ है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इतिहास का जो कि काम है वो पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं होता, ठीक है। इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि नई खोजें पुराने निष्कर्ष बदल सकती है, इसीलिए इतिहास हमेशा विकसित होता रहता है, ठीक है। और अगर आपका इस क्वेश्चन पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति क्या थी, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और यह ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बाद विकसित हुई थी, लेकिन उनसे कहीं अधिक उन्नत भी थी।
यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुई थी। ठीक है, इसे हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहली खोज 1921 में पाकिस्तान के प्रांत के हड़प्पा नगर में हुई थी। ठीक है, याद रखिए, पहली खोज जिस स्थान पर होती है अक्सर उसी के नाम पर पूरी संस्कृति का नाम रख दिया जाता है। छोटे से उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे अगर किसी नए ग्रह की खोज कोई वैज्ञानिक करता हो तो कई बार उसका नाम उसी खोज या स्थान से जुड़ जाता है। उसी प्रकार पहली खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता का विकास के बारे में बात करें तो इस संस्कृति का सबसे विकसित रूप सिंध और पंजाब में दिखाई देता है और यहीं से सभ्यता का धीरे धीरे दक्षिण और पूर्व की ओर फैलती गई। ठीक है, ये सभ्यता यहाँ से धीरे धीरे दक्षिण और पूर्व की ओर फैलती गई थी। अगर हम सभ्यता का विस्तार के रूप में बात करें तो अब मानचित्र की ओर ध्यान देते हैं कि दोस्तों यह सभ्यता केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी। ठीक है, मानचित्र को देखिए आप, और इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था और उत्तर में शिवालिक पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक इसका विस्तार था। पश्चिम में बलूचिस्तान का मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। जल्दी याद होने के बारे में, ट्रिक के बारे में बात करें तो उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में मकरान तट, पूर्व में मेरठ। बस यही 4 दिशाएं याद रखनी है। ठीक है, सबसे बड़ा विस्तार दोस्तों, यह सभ्यता लगभग 12,96,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ठीक है, और इसका विशाल क्षेत्र उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा माना जाता है। यानी ईसा पूर्व 3री और 2री सहस्त्राब्दी में इतना बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र दुनिया में दूसरा नहीं था। ठीक है, क्या हड़प्पा संस्कृति केवल भारत में थी? नहीं, आज इसका अधिकांश भाग भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है। अब कितने स्थल मिले उसके बारे में बात करें तो अब तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान हो चुकी है और यह स्थल प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, अंतिम हड़प्पा, इन 3 चरणों से जुड़े हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों, विकसित हड़प्पा काल में 6 प्रमुख नगर विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, पहला था हड़प्पा, जिसका पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है ये, और यही सबसे पहले खोज हुई थी। दूसरा था मोहनजोदड़ो, ये सिंध में स्थित था और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह हड़प्पा से लगभग 483 किलोमीटर दूर था। नेक्स्ट हम चन्हुदड़ो के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। फोर्थ हम लोथल के बारे में बात करें तो यह गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर, पोर्ट सिटी माना जाता था। ठीक है, और चौथा है राजस्थान में कालीबंगा। राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है ये, और कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, और यहाँ पूर्व हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ ईंटों के चबूतरे, सड़कें और नालियाँ मिली है हमें। और नेक्स्ट है बनावली। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ भी पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों चरण मिले हैं। अब महत्वपूर्ण स्थल दोस्तों, केवल यही 6 नगर नहीं थे, इनके अलावा भी कई अन्य क्षेत्र इसमें शामिल है, जैसे सुतका, गेंडोर, सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजड़ी, धोलावीरा, राखीगढ़ी जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी इसमें शामिल है। धोलावीरा की विशेषता के बारे में बात करें तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरण मिलते हैं हमें, यानी प्रारंभिक, विकसित और अंतिम तीनों। राखीगढ़ी हरियाणा के गग्गर क्षेत्र में स्थित है। यह धोलावीरा से भी बड़ा स्थल माना जाता है। नगरों का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो धोलावीरा लगभग 50 हेक्टेयर, हड़प्पा लगभग 150 हेक्टेयर, राखीगढ़ी लगभग 250 हेक्टेयर और मोहनजोदड़ो लगभग 500 हेक्टेयर। यानी इनमें सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्राचीन समय में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो का बड़ा भाग नष्ट हो गया था। फिर भी आज भी वहाँ से मिली इमारतें दुनिया को आश्चर्यचकित कर ही देती है। ठीक है, अब हम दबा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहली खोज कब हुई थी? 1921 हड़प्पा में। नाम क्या पड़ा? हड़प्पा नगर के नाम पर। ठीक है, इसका नाम पड़ा था। कुल विस्तार 12.96 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लगभग 2800 स्थल मिले हैं हमें, और प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा और राखीगढ़ी, और सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, मैं मुस्कान खान, आज हमने हड़प्पा सभ्यता के विशाल विस्तार, प्रमुख नगरों और उनकी विशेषताओं को विस्तार से समझा है। अब आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा
कि हड़प्पा संस्कृति केवल एक शहर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर में फैली हुई एक सुविकसित शहर सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। अगले भाग में हम इसके नगर नियोजन, सड़क व्यवस्था, मकान, नालियाँ, महान स्नानागार और सामाजिक आर्थिक जीवन का भी अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।